हरीस अपनी पत्नी को तो उस समय चुप करवा देता है और अपनी लकड़ियां बेचने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन गांव-गांव में लकड़ियां बेचकर घर आ जाता है। रात का समय था। अंधेरी रात में आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। कड़कती बिजली की आवाज से मोहन की आंखें खुल जाती हैं। उसने दरवाजे के पास जाकर देखा। हे भगवान, यह तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। आज ही गांव के लोग बातें कर रहे थे कि गांव में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी और बारिश की भी आशंका थी। पर इतनी जल्दी बारिश हो जाएगी, यह मैंने नहीं सोचा था। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। बबीता, ओ बबीता, ये देखो, बबीता, जोरदार बारिश शुरू हो गई है। हाँ, बहुत जोरदार की बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश तो कभी नहीं हुई। हवा भी बहुत जोरों की चल रही है। चलिए, अंदर वाले कमरे में चलते हैं, वहीं पर बैठकर बात करेंगे। यहाँ ज्यादा देर रहे तो ठंड से बीमार पड़ जाएंगे। अब क्या होगा? जंगल की सारी लकड़ियां तो गीली हो जाएंगी। जी, आप चिंता मत कीजिए। ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक बंद हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह दोनों सो जाते हैं। पूरी रात बारिश होती रही। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज सुबह तक सुनाई दे रही थी। बारिश थी जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बबीता, सुबह हो गई लेकिन बारिश अभी तक बंद नहीं हुई। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो मैं लकड़ियां कैसे बेचूंगा? जी, बारिश तो रात से हो रही है। पूरा गांव बारिश में भीगा हुआ है। ठंडी हवा भी बहुत चल रही है। आग की गर्माहट से कमरा थोड़ा गर्म हुआ, मगर बारिश की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लगातार होती बारिश ने गांव वालों को परेशान कर दिया। बारिश ने बंद होने का नाम नहीं लिया। भगवान, बस ये आखिरी लकड़ियां ही बची हैं। अब तो लकड़ियां भी नहीं रह गईं और ये बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर बारिश खत्म भी हो गई तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश में जंगल की सारी लड़करियां गीली हो गई होंगी। लेकिन फिर भी कुछ राहत आएगी बारिश छूटने से। बबीता के इतना कहते ही बारिश अचानक बंद हो जाती है। बबीता, लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली, बारिश बंद हो गई। हाँ, बारिश तो बंद हो गई, लेकिन लकड़ियां तो फिर भी नहीं ला पाएंगे। जंगल की लकड़ियां गीली हो गई होगी। एक काम करते हैं, गांव में सरिता काकी से कुछ उपले मांग लाती हूँ। कुछ दिन का तो चल ही जाएगा। बिना आग के इस ठंड में तो बिल्कुल गुजारा नहीं है। इतना कहकर बबीता सरिता काकी के घर के लिए निकल जाती है। सरिता काकी, ओ सरिता काकी, घर में हो क्या? हाँ बिटिया, कहो कैसे आना हुआ इस ठंड में? सरिता काकी, वह मुझे कुछ उपलों की जरूरत थी। घर में जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। थोड़े से उपले मुझे दे दीजिए। हाँ बेटिया, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। यह लो बेटा, मगर मेरे पास भी थोड़े से ही उपले बचे हैं। वह काफी दिनों से धूप नहीं निकली तो उपले सूख नहीं पाए। इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। तुम इससे ही अपना काम चला लेना। ठीक है काकी, इसके कितने पैसे हो गए? अरे बिटिया, अब मैं तुझसे भी पैसे लूंगी क्या? कितनी बार मोहन मुझे मुफ्त में लकड़ियां देकर गया है। अगर मैंने इन उपले के तुझसे पैसे लिए तो मुझे बहुत पाप लगेगा। तू ऐसे ही ले जा बिटिया। ठीक है काकी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उपले लेकर बबीता घर की ओर निकल पड़ती है। तभी रास्ते में अचानक जोरदार बारिश होने लगती है। हे भगवान, ये कड़ाके की ठंड और अब यह बारिश लगता। प्रभु, जान ही लेकर मानोगे। बस जल्दी घर पहुंच जाऊं तो इस बारिश से छुटकारा मिले। भीगते भीगते बबीता घर पहुंच जाती है। अरे, तुम तो पूरी भीग गई हो। जाओ जल्दी से कपड़े बदल लो, वरना ठंड लग जाएगी। बबीता कपड़े बदलकर आग के पास बैठ जाती है। लगभग अब सबके घर में लकड़ी खत्म हो गई थी। हरिस को जिस मौके की तलाश थी वह आ चुका था। हरिस अपनी लकड़ियां लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है। अरे हरीश, लकड़ियां लाया है, ला जल्दी दे। ये लो काका अपनी लकड़ियां। इसकी बहुत जरूरत थी, या लो हरीश इसके पैसे। काका,
ये तो केवल 20 है, 20 और लगेंगे। क्यों मोहन? तो 20 में ही लकड़ियां देकर जाता है। काका, आपको तो पता ही है कि बारिश कितने दिनों से हो रही है। जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। गांव में अभी लकड़ियों की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए लकड़ियों के दाम भी बढ़ गए हैं। अगर आपको चाहिए तो आपको इसके 40 देने होंगे। मोहन भी शायद आपको लकड़ियां ना दे पाए, क्योंकि मैं यह लकड़ियां बाजार से खरीद कर लाया हूं और मुझे भी यह काफी महंगी ही मिली है। ठीक है, ये लो बाकी के रुपए। इस तरह हरिस पूरे गांव में लकड़ियां बेच देता है और उसको लकड़ियां बेचकर काफी अच्छी कमाई हो जाती है। गांव वाले भी हरिस से लकड़ियां खरीदने के लिए मजबूर थे। आज मोहन के घर में राशन भी खत्म हो चुका था। भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा है और लेने के लिए पैसे भी नहीं है। आप जाइए ना गांव में, देखिए कुछ खाने के लिए मिल जाए, नहीं तो लाला की दुकान से उधार ही लेते आना। ठीक है बबीता, मैं जाता हूँ। पूरा गांव कोहरे में डूबा हुआ था। मोहन खाने की तलाश में निकल पड़ता है और लाला की दुकान पर पहुंच जाता है। लाला जी, मुझे कुछ राशन की जरूरत है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा। देखो मोहन, मेरा काम भी ठप हो गया है और बिल्कुल आमदनी नहीं हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। तुम किसी और से मांग कर देख लो। लाला जी, कुछ भी दे दो, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तू मुझे मजबूर मत कर, मैं तुझे उधार नहीं दे पाऊंगा। मेरी बात समझ, तू किसी और से मांग कर देख ले। लाला जी मोहन को साफ साफ मना कर देते हैं और मोहन निराश होकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, घर में कुछ भी खाने को नहीं है और यह ठंड भी बहुत लग रही है। लकड़ियां भी नहीं बची हैं, घर में कुछ और जलाने के लिए भी नहीं। अब क्या करूं? अब मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह बिना पैसों के राशन का इंतजाम कैसे करे। तभी मोहन का एक दोस्त जो कि सब्जी बेचता था वहीं से गुजरता है। अरे मोहन, कैसे हो? तुम बड़े दिनों बाद दिखाई दिए क्या? मोहन भाई, बड़े उदास दिखाई पड़ रहे हो। कोई बात है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। क्या बताऊं राकेश भाई, मेरा जीवन तो ठंड और बारिश से बेहाल हो गया है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है और लाला जी भी उधार देने को राजी नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि खाली हाथ घर कैसे जाऊं। बबीता भी मेरी राह ताक रही होगी और खाली हाथ घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। समस्या तो बड़ी गंभीर है मोहन। सच बताऊं तो इस ठंड से मैं भी बहुत परेशान हो गया हूं। काफी दिन से बारिश हो रही थी तो मेरा माल भी नहीं बिका। मेरे पास कुछ आलू है, मैं बस इतना ही तेरी मदद कर सकता हूं। सुबह से 100 की ही आमदनी हुई, ये तू रख ले। राकेश भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस मूंग से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। भाई, आखिर इसमें शुक्रिया की क्या बात है? इन मुश्किल घड़ी में हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कैसे होगा? तुम चिंता मत करो, यह आलू तुम घर ले जाओ। ठंड बहुत है, मैं भी घर को ही जा रहा हूं। इतना कहकर राकेश और मोहन दोनों अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। आलू तो ले लिया है, लेकिन आज सुबह ही घर के सारे उपले खत्म हो गए थे। इन पैसों से मैं कुछ उपले ले लेता हूं। उपले लेकर मोहन घर पहुंच जाता है। बबीता, ये लो कुछ आलू और ये उपले, तुम इन्हें उबाल लो। आज इसी को खाकर हम दोनों अपना पेट भर लेंगे। बबीता चूल्हा जलाकर आलू उबाल देती है। दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं कि तभी उनके दरवाजे के बाहर से आवाज आती है। बेटा, कोई है क्या? इस गरीब की मदद करो, इस दुखियारी की मदद करो। बेटा, कोई तो सुन लो। आवाज सुनकर मोहन और उसकी पत्नी दोनों बाहर आते हैं। उन्होंने देखा कि ठंड में एक बुढ़िया बाहर खड़ी थी और मदद की गुहार लगा रही थी। अम्मा, आप इतनी ठंड में ऐसे बाहर क्या कर रही हो? बेटा, मैं कई दिन से भूखी हूँ। पिछले 2 दिन से मैंने भोजन नहीं किया है। कुछ खाने को दे दो बेटा, नहीं तो भूख के मारे मेरे यही प्राण निकल जाएंगे। ठीक है अम्मा, आप अंदर आइए। मोहन अपने उबले हुए आलू की प्लेट लाकर अम्मा को दे देता है। आलू को खाकर उसका पेट भर जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, काफी दिन से भूखी थी, आज इन आलूओं को खाकर पेट भर गया है। अरे बेटा, मैं तो तुम्हारा सारा आलू खा लिया, अब तुम क्या खाओगे?
कोई बात नहीं अम्मा, आपका पेट भर गया, इसमें ही हमें संतुष्टि है। बेटा, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है देने को, पर यह लो, ये कुछ बीज है, इसे तुम अपने आंगन में लगा देना। ये किस चीज के बीज है? बेटा, ये जिस चीज की तुम्हें जरूरत है उन्हीं के बीज है। इससे तुम्हें बहुत अच्छी लकड़ियां मिलेंगी। लेकिन अम्मा, यह तो बीज है, इन्हें पेड़ बनने में काफी समय लग जाएगा। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, ये कोई ऐसा वैसा बीज नहीं है, ये जादुई बीज है। तुम इसे बस अपने घर के आंगन में लगा देना, फिर इसका कमाल तुम अगले दिन देखना। अच्छा बेटा, तो मैं चलती हूँ। मोहन उन बीजों को अपने आंगन में लगा देता है। जब सुबह होती है तो मोहन को उन बीजों की याद आती है और वह उन्हें देखने के लिए बाहर आता है। बाहर का नजारा देखकर मोहन हैरान था। अरे यह क्या है बबीता? ओ बबीता, जल्दी आओ। बबीता भी वह दृश्य देख हैरान थी। अरे ये कैसे हुआ? मोहन द्वारा लगाए गए बीज अब पेड़ बन चुके थे। यह देखकर मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। अरे ये तो सच में जादुई पेड़ है। जी, अब तो हमें लकड़ियों की बिल्कुल कमी नहीं होगी। मैं अभी लकड़ियों की कटाई कर लेता हूँ और फिर मैं इन्हें गांव में बेच दूंगा। काका, तुम्हारे लिए लकड़ियां लाया हूँ। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो लकड़ियां देने यहाँ चला आया। 2 दिन से ठंड से परेशान थे, जलाने के लिए एक भी लकड़ियां नहीं बची हैं। पिछले 2 दिनों से हरीश भी लकड़ियां देने नहीं आ रहा। काका, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रोज लकड़ियां समय पर पहुंचा दिया करूंगा। मोहन बेटा, तुम्हारे पास ये लकड़ियां कहाँ से आई? काफी दिन से सूरज तो निकल नहीं रहा, फिर ये सूखी लकड़ियां तुम कहाँ से लेकर आए? काका, बस ये समझ लो, यह भगवान का चमत्कार है। अच्छा काका, अब मैं चलता हूं और गांव में लकड़ियां देने जाना है। लेकिन यह सब होते हुए हरीश अपनी आंखों से देख रहा था और सच्चाई का पता लगाने के लिए हरीश ने मोहन का पीछा करना शुरू कर दिया। जी आ गए आप, लगता है आज सारी लकड़ियां बिक गई। हाँ बबीता, अब हमें कभी दूसरी जगह से लकड़ियां लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसी पेड़ से लकड़ियां काट लिया करेंगे। हाँ जी, भला हो उस अम्मा का जिसने हमें यह जादुई पेड़ दिया है। इस पेड़ की लकड़ियां तो कभी खत्म ही नहीं होगी। अब हम इन लकड़ियों को बेचकर अपने घर की स्थिति को ठीक कर लेंगे। अच्छा, तो यह जादुई पेड़ है, क्यों ना मैं भी इस पेड़ से अपना फायदा निकलवा लूं। उस समय तो वहां से चला जाता है, लेकिन रात के समय मोहन के घर के पास आकर वह उस पेड़ से लकड़ियां काट लेता है और उसे अपने घर ले जाता है। काका, लकड़ियां लाया हूं, बोलो कितनी चाहिए? अरे हरीश, अब मुझे तुम्हारी लकड़ी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अब मोहन मुझे समय पर लकड़ियां दे जाता है। तुमने हमारी मजबूरी का बहुत फायदा उठा लिया, लेकिन अब मुझे तुम्हारी लकड़ियों की कोई जरूरत नहीं। काका ने हरिया से लकड़ियां खरीदने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। हरिया गांव के और लोगों के पास भी जाता है और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता है, मगर कोई भी उससे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था, क्योंकि मजबूरी के समय में हरिया ने उन लोगों का खूब फायदा उठाया था। काफी महंगी दाम पर लकड़ियां बेचकर उसने गांव वालों से खूब मुनाफा कमाया था। हरिया को भी अच्छा सबक मिल चुका था, लेकिन अब उसके पास पछतावे की सिवा और कोई नहीं बचता। किसी गांव का कोई व्यक्ति भी उसे लकड़ियां खरीदना नहीं चाहता था। मजबूरन हरिया को लकड़ी बेचने का काम छोड़कर कोई और दूसरा काम ढूंढना पड़ा।